अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी जॉइन किया है आज सीनियर जर्नलिस्ट अनीस फारूकी साहब ने और बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले तो ये कि आपको ज़बरदस्ती हम पकड़ के लेकर आए हैं क्योंकि आप अपने स्टूडियो में थे और अपना शो आप जो है वो रिकॉर्ड कर रहे थे शायद। तो बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला और आप आए हैं। नहीं, नहीं, कोई बात नहीं। वालेकुम सलाम और सभी व्यूअर्स को भी नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब और बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, दुआएँ। मैं एक तीर से दो शिकार हो गए कि अभी अपना एक शो रिकॉर्ड कर ही रहा था, उसको करके बैठा था, फिर मैंने कहा आपको भी यहीं से हम कर लेते हैं। सारा फैसिलिटीज़ मौजूद है तो क्यों ना ये काम भी हो जाए। और आपको तो मालूम है कि हम एक जगह से निकलते हैं, दूसरी जगह जाते हैं, तब तक खबरें ऐसी बदल जाती हैं कि कोई ना कोई ऐसी प्रेस ब्रीफिंग, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, कोई धमाका ऐसा हो जाता है कि फिर हमें वो उस पे बात करनी ही पड़ती है। तो हमारा तो काम 24 घंटे का है जी, आपको पता ही है। बिल्कुल ऐसा ही सर, और जाहिर है एज ए जर्नलिस्ट और मीडिया पर्सन हमारे साथ यही होता है। मगर सर आज अगर हम बात करेंगे एक तो हम करेंगे कि ये जो केपीके में एक साइड पे अफगान बॉर्डर पे आप देख रहे हैं कि क्या हंगामा चल रहा है, उस बारे में आप क्या कहेंगे? और अभी आपसे बात करने से कुछ देर पहले हमारे जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं राना सनाउल्लाह साहब, उनका कहना ये है कि ये सब कुछ तो भारत करा रहा है। वैसे भारत वालों के लिए भी ये खबर ही होगी मेरे ख्याल जी, से। जी। आप क्या हाँ, कहेंगे? मतलब बगैर किसी तहकीकात पे नतीजे पे पहुँच जाना यकीनी वो एक ज़ाहिर है कि क्वेश्चन मार्क बनता है। अगर उनके पास कोई ऐसी इंटरनल रिपोर्ट्स हैं, कोई एजेंसीज़ की, तो उसको फिर वो सामने भी लाना चाहिए ताकि किसी उनके बयान में शक-ओ-शुबे की गुंजाइश ना रहे। लेकिन अगर हिस्टोरिकली देखा जाए, हुँ। अफ़गानिस्तान जब से ये तालिबान की हुकूमत आई है और गनी साहब की हुकूमत गई है, पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस वहाँ पे कम हुआ है। आपने देखा था जनरल फैज़ गए थे, उन्होंने चाय का कप पी के दोस्ती बढ़ाने की कोशिश की थी, लेकिन वो जो ताल्लुकात उन्होंने एक बना लिए हैं भारत के साथ ख़ास तौर पे, अफ़गानिस्तान और भारत की जो दोस्ती है, वो एक अलग लेवल पे चली गई है। और उसकी एक वजह शायद हमें ये समझ में आती है कि अफ़गान लोगों को एक तासुर ये मिला है कि हिंदुस्तान ने वहाँ पे सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज़ और इस तरह की डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ में बहुत काम किया। जो कि मैंने जितना भी देखा है किसी हद तक वो दुरुस्त भी है कि जब पाकिस्तान का ज़िक्र आता है तो एक बिटर तल्ख़ याद और तल्ख़ हकीकत सामने आती है कि हम एक दहशतगर्दी की, एक वॉर ऑन टेरर, एक एलाइज़ ऑफ अमेरिका, एक एलाइज़ ऑफ नेटो रहे। एक ज़माने में हम मुजाहिदीन के साथ थे, एक ज़माने में हम नहीं रहे, तालिबान के साथ थे, तालिबान हमारा बगल बच्चा था, फिर तालिबान के ख़िलाफ़ हो गए। तो वो ट्रस्ट डेफ़िसिट इतना बढ़ गया कि तालिबान की जो मौजूदा रजीम है, इसमें उनके लिए पाकिस्तान के लिए सॉफ्ट कॉर्नर बहुत कम मौजूद है। अगरचे डिप्लोमेटिक लेवल पे अब कोशिशें हो रही हैं, लेकिन वो इतनी नहीं है जितनी कि फलाही कामों की वजह से भारत के साथ उनके ताल्लुकात। अब चूँकि एक मुल्क के दूसरे मुल्क के साथ ताल्लुकात बढ़ गए हैं, अच्छे हो गए हैं, तो लामहला इल्ज़ाम भी फिर इसी तरह से जाता है कि ये गठजोड़ ऐसा है कि शायद ये जो तनाव है सरहद पर, इसके पीछे भी इन्हीं दोनों में से किसी एक का हाथ हो सकता है। नाइदर आई एम कन्फर्मिंग नॉर आई एम डिनाइंग कि ये सच है, ये हकीकत है, क्योंकि मेरे पास कोई ऐसे फैक्ट्स मौजूद नहीं हैं जो राना सनाउल्लाह साहब के पास होंगे, जो कि इंटीरियर मिनिस्टर हैं, अहम पोस्ट पर हैं, उनके पास सारे जो हैं वो इन्फॉर्मेशन होती है, उनके पास सारी खबरें होती हैं, रिपोर्ट्स होती हैं। सो अगर वो कह रहे हैं तो उसको हम बिल्कुल भी आउटराइटली रिजेक्ट भी नहीं कर सकते। लेकिन उसको मानने के लिए एज़ ए इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर हम डिमांड करते हैं कि जी फैक्ट्स बता दीजिए फिर आप। लेकिन सर ये हमारे यहाँ जो मैंने देखा है हमारे यहाँ ये एक आदत सी नहीं बन गई है हमारी कि जब भी कुछ होता है तो हम अपने लोगों को चेक करने के बजाय हम सबसे पहले भारत का नाम ले देते हैं, या अगर कोई चीज हमसे कंट्रोल नहीं होती, हमें ऐसा लगता है हम नहीं कर पा रहे, हम कहते हैं चलो जी वो कर रहे हैं करके हम साइड पे हो जाते हैं। ये एक तरफ़ा नहीं है, ये दोनों तरफ से है, ये भी ये बात याद रखिएगा कि अगर भारत में भी कोई उनकी इंटरनल इंसर्जेंसी होती है, चाहे वो श्रीनगर की सूरत में हो या कहीं पर भी हो, तो वो उसका इल्ज़ाम मीडिया, बल्कि सबसे पहले मीडिया, फिर बाद में उनकी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर MEA लगाती है कि ये जैश-ए-मोहम्मद है, ये हाफ़िज़ सईद है, या फिर ये फलाने साहब हैं। ये भी उधर से भी ऐसे ही होता है, इधर से भी ऐसे ही होता है, क्योंकि हमें मालूम है कि ईज़ी टारगेट कौन है। और इसके
इसकी आड़ में दोनों तरफ से नॉन स्टेट एक्टर्स या कोई रोग एलिमेंट्स अपना खेल भी रचा रहे होते हैं। तो वी शुड नॉट फॉरगेट दीज फैक्ट्स। हमारा जो रीजन है बड़ा कॉम्प्लिकेटेड बन गया है और इसमें बहुत सारे प्लेयर्स शामिल हो चुके हैं, बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, उनके भी अपने इंटरेस्ट हैं। तो क्योंकि वो खत्ते में अमन हो जाएगा ना, अगर अमन हो जाएगा तो पानी की वो गैस की पाइपलाइनें गुजरना शुरू हो जाएंगी, ईरान से इधर से आ जाएगी, उधर चार बाहर का आपको मालूम है कि बंदरगाह है, इधर गवादर की बंदरगाह है, चाइना के इंटरेस्ट हैं, चाइना का इंटरेस्ट गवादर में है, वो नहीं चाहता कि चार बाहर ईरान की जो है बंदरगाह वो इतनी बड़ी बन जाए कि वहाँ पे बहरी बेड़े हिंदुस्तान के जाने लगे और दुनिया के वहाँ आने लगे। हिंदुस्तान ने चार बाहर की जो बंदरगाह है, जो पोर्ट है, उसमें मदद की है। सो ये सारे अवामिल इतने मिले जुले हैं कि हमें देखना पड़ता है कि किसके क्या इंटरेस्ट कहाँ पर है। मगर सर इसमें एक चीज का फर्क जरूर है, और वो ये कि वो कई बार भारत की तरफ से डोजर भी आते हैं, वो सबूत भी देते हैं। हमारी जी तरफ से ऐसा कुछ नहीं होता, हम सिर्फ हवाई फायर करते हैं, उसके बाद हमारे पास ना कोई एविडेंस होता है और ना ही हम साबित कर पाते हैं। सिर्फ हम यूनाइटेड नेशन में जाके, चाहे कश्मीर हो या कुछ हो, या अभी भी अगर राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं तो उन्होंने ये कहा कि जी हमारे पास एविडेंस है, तो फिर वो लेकर आए ना, पब्लिक करें उस एविडेंस को। लेकिन एग्जैक्टली। जहां तक एक्सपीरियंस रहा है हमारा अभी तक, जो कुछ ये करते रहे, तो उससे मुझे लगता नहीं कि ये कोई एविडेंस जो है वो ला पाएंगे या उसे पब्लिक कर पाएंगे। खैर देखते हैं कि क्या होता है। हमारी तो कोशिश होती है, अपने शोज के जरिए भी कोशिश होती है कि कुछ हालात बेहतर हो जाएं दोनों कंट्रीज के आपस में, लेकिन कोई ना कोई बात फिर निकल कर मुझे सामने आ लगता है जाती है। बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। इस तरह के वाक़यात पे बयानबाजी में ज़रा एहतियात करनी चाहिए, मैं समझता हूँ, क्योंकि ये बयानबाजी से फिर क्या होता है कि वो जो फासले घट रहे होते हैं वो फिर से बढ़ जाते हैं। तो बिल्कुल। ये थोड़ा-सा इनको ख़्याल रखना चाहिए। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी जो लोग कर रहे हैं, इनके जो फ़ॉरेन मिनिस्टर हैं बिलावल भुट्टो साहब, उनकी एफ़र्ट्स सबोटाज हो जाती हैं। इसी तरह से हिंदुस्तान के जो सेक्रेटरी लेवल पे और जहाँ भी हो रही हैं, अगर वो भी कुछ अभी देखें वहाँ से कोई इस तरह का डायरेक्ट एलिजेड एलिगेशन उन पे पाकिस्तान पे नहीं लगाया गया, जबकि पाकिस्तान की तरफ से पहली मरतबा काफ़ी अर्से के बाद ये लगाया गया है। तो मुझे उम्मीद है कि राना सनाउल्लाह साहब जो है वो आने वाले दिनों में उसका प्रूफ मीडिया को देंगे ताकि हम उनकी बातों पे यकीन करना शुरू कर दें। सर बाकी अगर हम टीटीपी की बात करें तो, या हम अफगान तालिबान की बात करें, चमन में भी आपने देखा कि जो हादसा हुआ है, जिस तरह से अटैक किया गया सिविलियंस के ऊपर, क्या देखते हैं आपके, आखिर ये रोक क्यों नहीं पा रहे पाकिस्तानी फोर्सेस? इसकी जो वजह है वो देखिए, एक जंग बंदी आपके इल्म में होगी कि अनअनाउंस सीज फायर था तालिबान की तरफ से। और पिछले दिनों हमने एक प्रेस रिलीज भी देखा कि जिसमें कहा गया था कि अब शायद वो उस सीज फायर को ऑनर नहीं कर पाएंगे। उसके नंबर ऑफ रीजंस उन्होंने बताई। और वो उसके बाद आपने देखा कि ये जो बॉर्डर है ये हीट अप होना शुरू हो गया। तो ये अगर आप कड़ियाँ मिलाएंगी तो आपके समझ में आएगी बात कि प्रेशर टैक्टिक्स किस तरह से खेली जाती हैं, किस तरह से प्रॉक्सीज को इस्तेमाल किया जाता है, किस तरह से अपने इंटरेस्ट के लिए लोगों को डायलॉग टेबल पे लाने के लिए, सरकारों को डायलॉग टेबल पे लाने के लिए क्या कुछ खेल रचाया जाता है। तो ये आई थिंक तालिबान हैव लर्नड देयर लेसन कि हमें, हमारे पास और कोई एसेट तो है नहीं कि हम इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में कोई लॉबिंग कर सकें या हमारी कोई बात सुने। हमारे पास एक ही ज़रिया है कि हम लोगों की गर्दन पे पाँव रखते हैं और उनसे जो है ना अपने मुतालबात मनवाते हैं। मैं नहीं समझता कि इंटरनेशनल डिप्लोमेसी, इंटरनेशनल रिलेशन में ये वाली स्ट्रैटेजी कामयाब होगी। उनको भी टेबल पे ही बात करनी चाहिए, टेबल पे ही बात करनी होगी। और उनको एक चीज़ का बड़ा अहम ख़्याल रखना होगा, अफ़गानिस्तान को ख़ास तौर पे, चूँकि अभी एक नौज़ायदा नौमौलूद हुकूमत है, कि अपने नेबर्स के साथ ऐसे ताल्लुकात को उस लेवल पे ना ले जाएँ कि जहाँ वो उसको हैंडल नहीं कर पाएँ। क्योंकि पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह की रिफ्ट वो अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। अगर वो ये सोच रहे हैं कि उनका कोई यार उनकी मदद करेगा, तो बिलीव मी कि उनकी कोई मदद नहीं करेगा खुलकर। क्योंकि हिंदुस्तान नहीं चाहता कि वो किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में अपने आप को इन्वॉल्व कर ले। और ये पराई आग है, इस पराई आग में कोई भी अपने आप को, अपने लोगों को, अपने सिपाहियों को नहीं झोंकेगा। तो अफ़गानिस्तान अगर ज़्यादा तंग करेगा पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान इज़ फार स्ट्रॉन्गर देन अफ़गानिस्तान। पाकिस्तान हैज़ मोर रिसोर्सेज़। पाकिस्तान के पास जो इंटरनेशनल सपोर्ट है वो अफ़गानिस्तान के पास नहीं है। तो दे शुड बी वेरी केयरफुल डीलिंग विद पाकिस्तान, क्योंकि वी आर 6th लार्जेस्ट
आर्मी ऑफ द वर्ल्ड, न्यूक्लियर स्टेट हैं, और हमारे लोग अपनी सरहदों की हिफाजत करना जानते हैं। ज़्यादा पंगे ना लें तो अच्छा है, वरना फिर उन्हीं को नुकसान होगा, हमें तो कुछ नहीं होगा, हमारे तो हुँ। जो कहते हैं ना, दाढ़ भी गीली नहीं होगी। तो दे शुड बी केयरफुल। नहीं सर, ऐसा हमारी क्यों नहीं दाढ़ गीली होगी सर? हमें भी तो प्रॉब्लम्स आ ही रही हैं, हमारे तरफ भी तो लोगों की जानें जा रही हैं। लेकिन सर अगर हम गवर्नमेंट की बात करें तो आपको लग रहा है कि इमरान खान की गवर्नमेंट हटने के बाद जो दूसरी गवर्नमेंट आई है शहबाज शरीफ साहब की, क्या ये कुछ कर पा रहे हैं? चाहे वो इकोनॉमी हो, फॉरेन पॉलिसी हो, कुछ भी इनके हाथ कुछ कंट्रोल हो रहा है? क्योंकि लोग तो परेशान हैं। लोग कह रहे हैं कि जी सुई गैस नहीं आ रही और इस किस्म की बातें हो रही हैं, लोगों को जॉब से निकाला जा रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई है। लेकिन फिर भी जो है काफ़ी जो गवर्नमेंट है वो कुछ कॉन्फिडेंट है लेकिन कर कुछ नहीं पा रही। असल में जो मसाइल का अंबार था, वो बहुत बड़ा था, और जो टाइम पीरियड में ये गवर्नमेंट रही है अब तक, वो बहुत मुख्तसर है। तो दुनिया की कोई भी हुकूमत होती, वो इतने कम अरसे में उसको रिकवर करना बड़ा मुश्किल होता था। इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा क्या हुआ कि उस सैलाब के आगे बंद बाँधा है अभी, ताकि वो हुँ, मज़ीद तबाही ना फैला सकें। सो इफ़ यू आर होपिंग कि वो पाकिस्तान जो है वो एकदम से जीडीपी ग्रोथ हो जाए और सारा जो है वो ख़ज़ाने जो है वो भर जाएँ और डॉलर अच्छा हो जाए, वो इतनी जल्दी मुमकिन नहीं है किसी भी हुकूमत के लिए, तो शहबाज शरीफ साहब के लिए क्या ही मुमकिन होता। मैं एक और एंगल से आपसे आज आपकी तवज्जो दिलाना चाहूँगा। शहबाज शरीफ साहब की आपको मालूम है तबीयत ज़रा-सी नासाज़ रहने लग गई है, हुँ, और अब वो फ्यूचर देख रहे हैं कि वो इतने एक्टिवली अपना कोई रोल शायद ना देख पाएँ। आप सलमान शहबाज की एंट्री हुई है मार्केट में, प्रेस कॉन्फ्रेंसें हुई हैं, आपने हुँ। देखा। तो और लोग कह रहे हैं कि जी ये मरीम नवाज़ के लिए थ्रेट है, लेकिन वो ये नहीं समझ रहे कि शहबाज शरीफ को भी अपना सेकंड इन कमांड चाहिए, जी। और वो भी ऐसा चाहिए जो एक्सेप्टेबल हो। हुँ। बाज़ औक़ात अपने ही लोग रोग हो जाते हैं ना, वो एक्सेप्टेबल नहीं रहते। तो इस इन हालात में जो हमारी मौरूसी सियासत का एक निज़ाम है, वो मुझे चलता हुआ दिखाई दे रहा है, और वो बड़ी बदकिस्मती होगी इस मुल्क की कि मुस्लिम लीग जैसी बड़ी जमात अपने अंदर से ग्रास रूट लेवल से लीडरशिप को आगे नहीं लाती, और वो यही कोशिश करती है कि मैं और मेरे बाद मेरे बच्चे। तो ये एक सूरत हाल है। शहबाज शरीफ साहब को और ज़रदारी साहब को अपनी औलादों को ज़रूर पॉलिटिक्स में लाएँ, लेकिन वो ये तय नहीं है कि वो मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म ही बने या सूबे के वज़ीर आला ही बने, उनको कोई पोस्ट अच्छी-सी दी जा सकती है। वो पहले अपना एक स्टेप बाय स्टेप ग्रेजुअल प्रोसेस से गुज़र के एक्सपीरियंस के साथ अपनी जगह बनाएँ, तो वो एक्सेप्टेबिलिटी रहेगी। तो ये एक बड़ा फैक्टर है जो हम भूल जाते हैं, कि दैट इज़ द लेकिन रीज़न कि लोग अपने मफादात को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी ही फैमिली के लोगों को आगे लाते हैं। तो कहीं न कहीं किसी के मुकदमे हैं, किसी की फाइलें हैं, किसी के कत्ल के जुर्म हैं, कभी कुछ है, लूट-मार, करप्शन, नैब, इतनी सारी चीज़ें हैं कि इसको दबाने के लिए यू नीड टू बी इन द गवर्नमेंट ऑल द टाइम, एवरी टाइम। सर इमरान खान साहब का ये दावा था कि जी फैमिली पॉलिटिक्स उनकी जमात में नहीं होती या उनकी पार्टी में नहीं होती, लेकिन ऐसा देखने में तो नहीं आया। चाहे हम शाह महमूद कुरैशी साहब को देखें जो अपनी बेटी को लेकर आए थे इलेक्शन लड़ने के लिए, या चाहे हम परवेज़ खट्टक साहब को देखें जो इमरान खान के टाइम में डिफेंस मिनिस्टर थे। उनके भतीजे, भांजे, दामाद शायद ही कोई रिश्तेदार रह गया जिसको कोई मिनिस्ट्री ना मिली हो। तकरीबन 7 से 8 लोग उनकी फैमिली के बताए जाते हैं जो कैबिनेट में शामिल थे। इसी तरह से दूसरे भी जो इमरान खान के साथ थे, सिवाय इसके कि इमरान खान के अपने कोई बेटे, बेटी या बहन वगैरह नज़र नहीं आए, लेकिन बाकी तो उन्होंने सब इसी तरह का मजमा इकट्ठा किया हुआ था। तो फिर हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि कोई नई पार्टी आएगी और वो इस तरह की हरकत नहीं होगी? मौरूसी निज़ाम से जो है ना, ये निजात हासिल करना बड़ा मुश्किल होता है। ये डायनेस्टीज़ जो हैं, ये बड़ा मुश्किल होता है, और यही आप देखें दुनिया की अगर बनाना रिपब्लिक्स को देखें तो वहाँ डायनेस्टीज़ ने ही मुल्क को तबाह किया है। पीटीआई की एक अच्छी बात ये है कि कम से कम जो उनकी जो लीडरशिप या टॉप लीडरशिप है, जिसमें इमरान खान का नाम है, वो इस डायनेस्टीज़ की फ़हरिस्त में पूरा कैटेगरी में पूरा नहीं उतरते, राइट? ना उनके कासिम और सुलेमान ये कोई इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। रेहाम खान का कोई इरादा नहीं था, जमामा का कोई इरादा नहीं था। पिंकी पिरनी का वो मसरूफ़ रहीं दीगर उमूर में ज़्यादा,
तो वो सियासत में नहीं आई। उन्होंने कहा सियासत से ज़्यादा बगैर सियासत में रहे फ़ायदा उठाया जा सके। करप्शन वहाँ भी हुई। लेकिन जो इमरान खान की आप जिस डायनेस्टीज़ की बात कर रही हैं, वो उन लोगों की बात कर रही हैं जो हर दौर में, हर पार्टी में अपने मफादात के लिए जाते हैं, ताकि उनकी ज़मीनें, उनकी जागीरें, उनके परमिट्स, आप देखें ना, इन किसी का भी नाम ले लेंगे ना, तो आपको या तो वहाँ पे जागीर नज़र आएगी, या आपको वहाँ पे परमिट नज़र आएँगे, या आपको जो है वो ज़मीनें नज़र आएँगी, या मुकदमे नज़र आएँगे। ये वो 4 मफादात हैं जिनकी बुनियाद पे हर शख्स अपने आप को चाहता है कि मैं किसी तरह से ताकतवर रहूँ, मैं अरबाब इख्तियार में रहूँ, मेरे ताल्लुकात आर्मी चीफ से अच्छे हों, मेरे ताल्लुकात वज़ीर आला से हों, वज़ीर आज़म से हों, गवर्नर से हों। एंड दैट इज़ वेयर द फंडामेंटल प्रॉब्लम इज़ कि बड़ा चोर हमेशा बच जाता है, और आप जो है ना वो घड़ी चोर को पीछे भागते रहते हैं। अब घड़ी उसने चोरी भी नहीं की, उसने तो खुलेआम सरेआम बेची है ना। लेकिन जो बड़े चोर हैं, इमरान खान ने तो नहीं कहा कि मैं गवर्नमेंट में इसलिए आऊँगा कि मुझे मेरी कोई करप्शन छुपाई जाए। इमरान खान तो कहते हैं कि मेरे पे साबित कर लो, एंड या बाय ऑल मीन्स गो अहेड एंड प्रूव इट। लेकिन उनका जो फॉल्ट है, उनकी जो फॉल्ट लाइन है, वो उन्हें नहीं मालूम समझ में आती कि शेख रशीद, फवाद चौधरी, शाह महमूद कुरैशी, इस तरह के लोगों को पार्टी में शामिल करके उन्होंने अपनी पार्टी को, अपने कॉज को, अपनी 22 साला तहरीक को नुकसान पहुँचाया। पहले हम ये बात तय कर लें, मान लें, और जिस दिन ये बात मान लेंगे, मुझे इमरान खान पे एक लेवल का ट्रस्ट बढ़ जाएगा कि एटलीस्ट ही अंडरस्टैंड्स कि हमारे अंदर क्या प्रॉब्लम थी। इलेक्टेबल्स को लाना मजबूरी थी, लेकिन वो फिर वही दौर वापस, मतलब इलेक्टेबल्स, अगर मैं टीवी पे वज़ीर दाखिला शेख रशीद को देख रहा हूँ, तो वो तो मैं नवाज शरीफ के दौर में भी देख रहा हूँ, मुशर्रफ के दौर में भी देख रहा हूँ, जरदारी साहब के दौर में भी देख रहा हूँ, फवाद चौधरी को भी देख रहा हूँ, शाह महमूद कुरैशी को भी देख रहा हूँ। सो व्हाट इज़ डिफरेंट इन इमरान खान्स एरा? इमरान खान के दौर में क्या मुख्तलिफ, क्या तो सर तब्दीली इमरान खान तब्दीली क्या खुद आई? तो नहीं आए, सर इमरान खान खुद तो नहीं आए ना। सर इमरान खान को भी तो क्रिएट किया गया है, इमरान खान को भी तो एजेंसीज और एस्टेब्लिशमेंट लाई है। तो इमरान खान अकेले तो कुछ भी नहीं थे, और अभी भी जैसे ही उन्होंने हाथ उठाया है, उसके साथ ही उनका तख्त जो था वो गिर गया। मजबूरी थी उनकी, बिल्कुल सही कह रही हैं। उनकी भी मजबूरी थी कि देखें, बज़ाते खुद अकेला इमरान खान 22 साल की जिद्दोजहद के बाद तो असेंबली में 250-270 वोट मेंबरान के नहीं ला सकते थे, राइट? तो उनको इलेक्टेबल्स दिए गए, उनको सीटें दी गई, उनको आरटीएस बंद करके जितवाया गया, इस उम्मीद पे कि वो इस निज़ाम को सही कर देंगे। मतलब लाने वालों की नीयत पे शक नहीं करें आप, वो उनकी नीयत ये थी कि हम एक बड़ा क्वालिफाइड कैंडिडेट उतार रहे हैं मैदान में। अब वो क्वालिफाइड कैंडिडेट ही लंगड़ा घोड़ा साबित हुआ। मेरा मुराद उनकी टांग की तरफ नहीं है, लेकिन मैं वैसे ही मुहावरतन कह रहा हूँ। तो फिर अ, अब वो पछताए, और उन्होंने टाइमली डिसीजन लेके उसको, लंगड़े घोड़े को, रेस से बाहर किया। अब आप मुझे बताइए कि कीपिंग इन व्यू ऑल दीज फैक्ट्स, कि इमरान खान की नाकामी, इमरान खान की इनकेपेबिलिटीज, इमरान खान की जो ये टीम है, करप्ट टीम के लोग, एक इमरान खान अगर नेक और फरिश्ता है तो मैं उसका क्या करूंगा? वो एक सीट है खाली असेंबली में, बाकी जो उसकी सीटें हैं वो सारे करप्ट लोग हैं। वो सारे आप देखें, वो जो वो दुरूद पढ़ के जो टेलीविजन पे आते थे कि जान अल्लाह को देनी है, उन्होंने मतलब कस्में अल्लाह रसूल की खा के शहरियार टेलीविजन, आफरीदी, शहरियार शहरियार कस्में खान। रसूल खा के उन्होंने कह दिया जी कि राना सनाउल्लाह से हीरोइन मैंने पकड़ी है। आज वो और उनके जो ब्रिगेडियर साहब हैं, दोनों जो है वो कोर्ट के सामने, उनको शर्मिंदगी का सामना उठाना पड़ रहा है। तो आपका वो ख्याल लोग, है वो शर्मिंदा हुए होंगे? मुझे तो नहीं लगता ढीठ कि लोग उन्हें तो कोई शर्मिंदा शर्म नहीं आई होते। होगी। नहीं, ढीठ लोग कहाँ शर्मिंदा होते हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हमें तो मालूम है ना, वो मतलब उनकी क्रेडिबिलिटी कहाँ गई, उनका वो दुरूद शरीफ कहाँ गया, उनका वो जान अल्लाह को देनी है। मतलब इन्होंने यार, उससे बेहतर तो वो लोग हैं जो अल्लाह रसूल का नाम नहीं लेते हैं और कम से कम चोरी करते हैं, डाके करते हैं। ये तो अल्लाह रसूल का नाम लेके चोरी डाके और करते हैं, तो ये तो बड़े ज़्यादा गुनहगार हुए मेरे नज़दीक। अवाम को ये सोचना होगा कि ये लोग इमरान खान को भी लूट रहे हैं, उसकी पार्टी को भी लूट रहे हैं, और आपके मुल्क को भी लूट रहे हैं, और इमरान खान को भी ये सोचना होगा। तो इसीलिए आप बार-बार जब इमरान खान की बात करती हैं, तो मैं उसको 2 हिस्सों में रखता हूँ। एक इमरान खान फ़र्द वाहिद, और एक इमरान खान का टोला जो उसको दिया गया था। These were not original part of PTI. लेकिन सर पीटीआई तो बनाई भी एस्टेब्लिशमेंट ने थी, अगर आपको याद हो तो हमीद गुल साहब वगैरह, जनरल हमीद गुल, और आशा, उन इन लोगों ने, बिल्कुल पाशा साहब, इन लोगों ने खड़ा किया था। तो ये कहना कि इमरान खान ने कोई स्ट्रगल की है, तो वो मुझे नहीं लगता। नहीं, कम स्ट्रगल से से कम, मुराद मतलब ये मे कि बी आई एम रॉन्ग। वो जो तहरीक इंसाफ की बुनियाद डाली थी उन्होंने, और 22 साल की जद्दोजहद हाँ, की थी, उनके ज़हन में मदीने की रियासत भी आ गई बाद में, उसमें जो है ना बहुत सारी चीज़ें शामिल होती गई, बाईस तब्दीली।
हाँ। 22 साल की ट्रेनिंग उनकी हुई थी, लेकिन बहरहाल वो डिलीवर फिर भी नहीं कर पाए। डिलीवर नहीं कर पाया, बिल्कुल, बिल्कुल। वो ठीक है, बिल्कुल, कैपेबल थे, वो एक अच्छे क्रिकेट कमेंटेटर तो हो सकते थे, वज़ीर-आज़म नहीं बन सकते थे, ये तो बात तय बिल हो गई ना। बिल्कुल। पॉलिटिशियन के तौर पे हम उनको नहीं देखते, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं देखते जितने के बाकी के लेकिन लोग हैं। उससे हुआ क्या देखें ना आरज़ू, उससे मुल्क को नुकसान हुआ ना। 4 साल में आप एक ऐसे गड्ढे में गिर गए कि जहाँ से अब निकलना शहबाज़ शरीफ के लिए मुश्किल हो रहा है। लेकिन वही जो हमने आप सर इमरान खान की पार्टी में भी शख्सियत परस्ती देखी ना, अगर इमरान खान को उठा के उन्हीं की पार्टी से किसी और को सामने लाया जाता, शायद हालात बेहतर होते। होना आइडियली तो यही होना चाहिए हर पार्टी में। तो हाँ, जब हर पार्टी में नहीं हो रहा तो इमरान खान क्यों एग्ज़ेम्प्ट है भई? वो भी फिर अपनी पार्टी वन मैन शो करेंगे ना। तो पाकिस्तान का बिल्कुल, जो अलमिया यही है कि हम वन मैन शो करते हैं, अपना इंटर पार्टी इलेक्शन नहीं कराते। एक ग्रास रूट लेवल के कारकुन को मौका उसको मतलब वज़ीर-आज़म बनाना तो छोड़ें या पार्टी हेड बनाना तो छोड़ें, उसको तो आप सेनेटर और कैबिनेट में नहीं लाते। बिल्कुल। लेकिन इसी वजह से लोगों को सब कुछ फेस करना पड़ता है एंड आई विश कि कभी ना कभी ये कुछ सीख जाएँ। बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज जॉइन किया। थैंक यू सो मच एंड आई होप कि आपसे नेक्स्ट वीक फिर मुलाकात होगी। ज़रूर, बहुत ज़रूर, शुक्रिया। इंशाल्लाह। थैंक यू सर।